ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए सरकार 1 फरवरी को पेश होने वाले अंतरिम बजट में एग्री सेक्टर की योजनाओं के लिए आवंटन में रिकॉर्ड वृद्धि कर सकती है और लोन यानी ऋण पर जोर दे सकती है। आगामी 1 फरवरी को सरकार अंतरिम बजट पेश करने जा रही है। आने वाले बजट से किसानों को काफ़ी कुछ उम्मीदें हैं। आइए इस पर देखते हैं हमारी ये खास रिपोर्ट। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को अंतरिम बजट पेश करेंगी। क्योंकि यह चुनावी साल है, इसलिए अनुमान यही है कि वित्त मंत्री इस बजट में देश के किसानों के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं कर सकती हैं। अनुमान जताया जा रहा है कि देश के 11.5 करोड़ किसानों को मिलने वाली पीएम किसान सम्मान राशि में बढ़ोतरी हो सकती है। अभी तक किसानों को 6,000 रुपए साल में 3 किस्तों के तौर पर मिलते हैं। उम्मीद है कि इस बजट में वित्त मंत्री किसानों के लिए ये राशि बढ़ाकर 8,000 रुपए सालाना कर सकती हैं। खेती किसानी क्षेत्र से जुड़े विशेषज्ञों का मानना है कि इस राशि को बढ़ाकर देश की अर्थव्यवस्था को न सिर्फ सुधारा जा सकता है, बल्कि इस बजट में कृषि ऋण के लक्ष्य को भी बढ़ाए जाने का अनुमान लगाया जा रहा है। सरकार ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए कृषि क्षेत्र की योजनाओं के लिए आवंटन में उल्लेखनीय वृद्धि कर सकती है। सरकार अंतरिम बजट में ऋण पर जोर दे सकती है। सरकार अगले वित्त वर्ष के लिए कृषि ऋण लक्ष्य को बढ़ाकर 22 से 25 लाख करोड़ रुपए करने की घोषणा भी कर सकती है। चालू वित्त वर्ष के लिए सरकार का कृषि ऋण लक्ष्य 20 लाख करोड़ रुपए है। कहने को तो देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस अंतरिम बजट में कुछ विशेष घोषणाओं के नहीं करने की बात कही है। बावजूद इसके इस चुनावी साल में सबसे ज्यादा उम्मीद खेती किसानी से जुड़े लोग और विशेषज्ञ लगा रहे हैं। 1 फरवरी को पेश होने वाले अंतरिम बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से कृषि के क्षेत्र में सबसे ज्यादा उम्मीदें लगाई जा रही हैं। माना यही जा रहा है कि लोकसभा चुनाव से पहले किसानों को बजट से राहत और कुछ तोहफे मिल सकते हैं, जिसमें अनुमान है कि किसानों से संबंधित योजनाओं में बदलाव किया जा सकता है और उनके बजट को बढ़ाया जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो 1 फरवरी को सरकार अंतरिम बजट पेश करने जा रही है और इससे जो किसान हैं उनकी क्या उम्मीदें हैं, किसानों का क्या कहना है, आइए देखते हैं। आम बजट आ रहा है, हमें खुशी है। सरकार किसानों के लिए अच्छा करेगी। हर बार जब भी आम बजट आता है तो किसानों को कई तरीके की सौगातें मिलती है। उम्मीद है कि मोदी जी किसानों के लिए अच्छा करेंगे कुछ। और जैसा कि बीजेपी के मैनिफेस्टो में भी था कि किसान सम्मान निधि जो पहले 6,000 हर साल हुआ करती थी, वो अभी 12,000 करेंगे, ऐसे मेरे को उम्मीद है। जो सौर ऊर्जा को यूनिट बढ़ता है पीएम मोदी की तरफ से और केंद्रीय गवर्नमेंट की तरफ से, वो जो बजट बढ़ाया तो हमें छोटे किसानों के लिए अच्छा होगा, क्योंकि दुर्गम भाग में बिजली कभी भी नहीं, कभी कभी आती है, रात को आती है। इसलिए हमें वो बजट में सौर ऊर्जा का यूनिट बढ़ाया तो अच्छा होगा। तो जाना आपने किस तरीके से जो किसान हैं उनकी अलग अलग उम्मीदें हैं। इस पर और ज़्यादा चर्चा के लिए आइए रुक कर लेते हैं। वरिष्ठ कृषि पत्रकार हैं संदीप दास जी, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संदीप जी, बहुत बहुत स्वागत। और हमारे संवाददाता अनुज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अब सबसे पहले यहाँ संदीप जी, आपसे मैं जानना चाहूँगा किस तरीके से देख रहे हैं आप इस अंतरिम बजट को, क्योंकि किसानों को तो काफ़ी उम्मीदें हैं। हाँ, बेहतर है क्योंकि ये जो लास्ट बजट है ये सरकार का बिफोर द इलेक्शन से पहले, तो कई 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 चीज़ें, जैसे किसान भाई ने हमने अभी बताया कि जो पीएम किसान है, जो 6,000 रुपया हर साल करीब 8 से 9 करोड़ लोग किसान को जाता है, उसको बढ़ाने का उम्मीद है। और बहुत सारी चीज़ें, जैसे एग्रीकल्चर क्रेडिट के बारे में जो जिक्र किया, मैं एक चीज़ आंकड़ा बता दूं कि 20 लाख करोड़ का इनको टारगेट था ये जी। साल के लिए। दिसंबर के 3 महीने में, 9 महीने में, दिसंबर तक ऑलरेडी 18 लाख करोड़ दे चुके जी। एग्रीकल्चर क्रेडिट। तो ये एक बड़ा हेल्दी साइन है एग्रीकल्चर क्रेडिट। तो वो भी जो 20 लाख करोड़ उसे भी सरपास करने का प्लान है। तो अगले का टारगेट आई थिंक 22 लाख करोड़ शायद रखा जाएगा। 22 लाख करोड़ अगले साल के लिए, फाइनेंशियल ईयर जो 24-25 का उसमें लिए। और बहुत सारे कई पीएम किसान का अलावा भी बहुत सारी चीजें, जो किसान क्रेडिट कार्ड का जो जो सब्सिडी मिलता है, इंटर सब्सिडी, जी। उसको भी बढ़ाने का प्लान है। और बहुत सारी तमाम चीजें हैं जो सपोर्ट करता है। डायरेक्ट जो बेनिफिट ट्रांसफर है जो पीएम किसान के अंडर रहता है,
जी। जो क्रॉप इंश्योरेंस है उसके बारे में भी काफी जिक्र आने का प्लान है, मतलब हो सकता है बजट में ये, क्योंकि सरकार का यही प्रयास है कि बैलेंस कैसे किया है कि फार्मर्स इनकम जी। और कंज्यूमर इंटरेस्ट, इसको कैसे बैलेंस किया जाए, क्योंकि हम लोग तो ये एक बहुत बड़ा फोकस रहेगा कि डायरेक्ट बेनिफिट कितना ट्रांसफर किया जाए। जी। फर्टिलाइजर सब्सिडी, जो फर्टिलाइजर का जो दाम है वो सरकार ने बढ़ाने नहीं दिया, तो बेसिकली सब्सिडी, हालांकि इंटरनेशनल प्राइस काफी कम हो गया है, तो सब्सिडी अमाउंट इस साल कम होने वाला है पिछले साल से। जी। तो किसान को भी उसी दर में मिलेगा जो पहले 4-5 साल से मिल रहा है, उसी दर में फर्टिलाइजर भी मिलने वाला है। यानी उसमें इजाफा नहीं होगा, ये किसानों के नज़रिए से एक अच्छी बात भी है। और अनुज, क्योंकि लगातार आप अलग अलग जिस तरीके से हमने देखा है क्षेत्रों को कवर भी करते आए हैं, कृषि क्षेत्र की बात की जाए, किसानों के बीच भी अक्सर पहुंचते रहे हैं, अलग अलग उम्मीदें उनकी रहती हैं, कुछ उम्मीदें हमने यहाँ भी देखी सुनी भी। किस तरह का इस बार जो एक किसान है वो उम्मीद करके चल रहा है, हालांकि क्या हो सकता है, संदीप जी ने इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी ज़रूर हमें दी। मुकुल, सबसे बड़ी बात है कि जब उम्मीदें पूरी होने लगती हैं तो उम्मीदें बढ़ जाती हैं। पिछले 10 वर्षों की मैं बात करूं तो अगर आज से 13-14 जो वित्तीय वर्ष हुआ करता था, वर्ष 2013-14 में जो कृषि का बजट था, हमारे वरिष्ठ पत्रकार भी इस बात को जानते हैं कि वो सिर्फ 27 से 28 हजार करोड़ रुपए हुआ करता था। आज वो बढ़कर मोदी सरकार के अंदर 1.25 लाख करोड़ तक पहुंच चुका है। इसी बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भारत सरकार का कितना बड़ा फोकस जो है वो कृषि क्षेत्र पर रहा है। आज कृषि क्षेत्र के अंदर आप तकनीक का उपयोग देखते हैं, आज ड्रोन से खेती होते हुए आप देखते हैं, नवाचार के कई रूप आप देखते हैं। सबसे बड़ी बात यही है कि आज एग्रीकल्चर के क्षेत्र में नए नए लाखों स्टार्टअप्स इस क्षेत्र के अंदर आए हैं। युवा जो हैं अब रोजगार की जो तलाश है वो कृषि के क्षेत्र में करते हैं, और ये सारी जो आज तस्वीरें हैं वो इसी का एक सबसे बड़ा उदाहरण है कि आज सरकार देश की अर्थव्यवस्था को अगर मजबूत करना है, देश को अगर विकसित भारत बनाना है, तो ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर फोकस करना होगा, उसको मजबूत करना होगा। और यही पिछले 10 वर्षों में मोदी सरकार ने करके दिखाया है जमीनी स्तर पर। आज सब्सिडी की हम लोग बात करते हैं, निश्चित तौर पर सब्सिडी का जो ऋण है उसको लगातार बढ़ाया गया है, एमएसपी की खरीद को बढ़ाया गया है, एमएसपी के दामों में 2.5 से 3 गुना की वृद्धि की गई है। तो ये जितने कदम भारत सरकार की तरफ से उठाए गए हैं, आज दुनिया के अगर हम बात करें, देशों की बात करें, तो आज कृषि के क्षेत्र में भारत बहुत तेजी से आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तिलहन और दलहन की बात करें, लगातार उस पर हम आत्मनिर्भर हो रहे हैं। अब आयात लगातार कम हो रहा है और भारत कृषि के क्षेत्र में आज एक बड़ा निर्यातक बन के उभर रहा है। और इसी के साथ साथ जो एलाइड सेक्टर हैं, चाहे वो मछली पालन की हम बात करें, चाहे दूसरे और क्षेत्रों की बात करें, पशुपालन की बात करें, उसको एक अलग मंत्रालय बनाकर जिस तरीके से प्रोत्साहन छोटे किसानों को दिया गया है, एक बड़ी तस्वीर भारत की ग्रामीण व्यवस्था की उभरती दिखाई देती है। और सबसे जो मैं बड़ी बात कहना चाहूंगा, कोऑपरेटिव्स के माध्यम से जिस तरीके से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाया गया, वो एक बड़ा उदाहरण जो है आज देश के अंदर दिखाई देता है। इसी वजह से अब लोगों की उम्मीदें जिस तरीके से पूरी हो रही हैं, निश्चित तौर पर वो बढ़ती भी जा रही हैं। और इस बजट में एक बार किसानों को उम्मीद है कि जो बजट है, खास तौर से जो ऋण है उसका जो बजट है वो भी बढ़ेगा। बिल्कुल, यानी संदीप जी, देखा जाए तो किसानों के लिए सहूलियत में इजाफा नज़र आ रहा है, सुविधाओं में इजाफा नज़र आ रहा है, और शायद एक यही रहा है जब हम कहते हैं कि हम आधुनिक कृषि की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। जाहिर तौर पर उसके लिए बजट की आवश्यकता है जिसमें इजाफा किया गया और बम्पर इजाफा। हमारे जो संवाददाता उन्होंने इस बात की जानकारी दी किस तरीके से इसमें इजाफा हुआ है कृषि से संबंधित हर एक क्षेत्र में। लेकिन जब हम आधुनिक रूप की बात कर रहे हैं तो उसमें क्या कुछ नया इस बजट में हमें देखने को मिलेगा? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो बात कर रहे हैं हम लोग, बेसिकली हाउ टू, जैसे क्रॉप फोरकास्टिंग, उसके बारे में काफी जिक्र हो सकता है बजट में, कैसे उसको काफी सारी चीज तमाम सरकार कर रही है कि एक नया प्रोग्राम लेकर आई कि जैसे क्रॉप फोरकास्टिंग हमारा बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑल, हम क्रॉप फोरकास्टिंग सिस्टम थोड़ा वीक है। कितना क्रॉप आएगा अगले 2-3 महीने में, गेहूं का फसल कितना हो सकता है, वो फोरकास्टिंग सिस्टम को स्ट्रेंथन करने की जरूरत है। तो उसके बारे में जो एप्लीकेशन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो सब के बारे में जिक्र हो सकता है। जैसे ड्रोन जो यूज हो रहा है फर्टिलाइजर में, उसको कैसे स्ट्रेंथन किया जाए। ड्रोन तमाम कंपनियां, करीब बहुत सारे कंपनी जो स्टार्टअप्स आ चुकी है जो ड्रोन मैन्युफैक्चर कर रही है। अभी प्रधानमंत्री ने लॉन्च किया था कि जो महिला ड्रोन चालक है उसके बारे में भी जिक्र हो सकता है। जी, नमो ड्रोन दीदी। हाँ, नमो ड्रोन दीदी। और सबसे बड़ा चीज बता दो, जो मैं एग्रीकल्चर क्रेडिट के बारे में बात करता है, सरकार का एक फोकस है एग्रीकल्चर क्रेडिट में। ज्यादातर क्या होता था, एग्रीकल्चर क्रेडिट जो क्रॉप वाले हैं उनको जाता था, तो सरकार का और एक फोकस है जो एनिमल हस्बेंड्री, जो डेयरी फार्मर्स है, उनका जो वर्किंग कैपिटल रिक्वायर्ड किसान क्रेडिट कार्ड थे, उसको फोकस वो जा रहा है
कि वो भी 2 लाख रुपए तक का रोल ले सकता है क्योंकि वर्किंग कैपिटल के लिए। तो डेयरी सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए और छोटे पर्टिकुलर स्मॉल मार्जिनल फार्मर्स के लिए उसको एक फोकस है कि जी उनको भी क्रेडिट मिले वर्किंग कैपिटल गवर्नमेंट। जी बिल्कुल संदीप जी, लेकिन इससे जो प्रोसेसिंग की अगर हम बात की जाए, जो हमारा प्रोसेसिंग सेक्टर है, क्योंकि वहाँ भी अपार अवसर हैं किसानों के लिए भी, और अब एक तरीके का जो हम कह सकते हैं उनके लिए जो मार्केट है वो तैयार करके दिया जा रहा है। अलग अलग तरह के जो मेले हैं उनका आयोजन होता है, वैश्विक स्तर पर उनको ले जाया जाता है। तो किस तरीके से ये तमाम गतिविधियाँ जो हैं वो एक्सपोर्ट को बढ़ाने का काम कर रही हैं? देखिए, मैं और एक चीज बता दूं, एक जानकारी दे। बेसिकली जो सरकार का फोकस है जो फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन बनाने का, जी करीब उसमें से करीब 6 उनका, और उसको जो हमारा जो डिजिटल नेटवर्क है ओएनडीसी, कि फार्मर्स को प्रोड्यूस अपना कैसे डायरेक्टली कंज्यूमर्स को बेच सकते हैं, उसको ऑलरेडी आपको जानकारी के लिए 4000 एफपीओज ने अभी ओएनडीसी के प्लेटफॉर्म में आ चुके हैं। एफपीओ फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, वो भी डायरेक्टली सेल कर रहे हैं कंज्यूमर को। ओएनडीसी एक ऑलरेडी प्लेटफॉर्म की तरफ सरकार फोकस कर रही है कि कैसे बाजार के साथ जुड़ा जाए। आप इनाम का इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट जो इनाम है उसको भी स्ट्रेंथन करने की जरूरत है। उसको भी काफी फोकस है कि फार्मर्स कैसे उसमें आए, उसको डायरेक्ट ट्रेड करे, तो मार्केटिंग का फोकस भी वहां है। तो एक तमाम तरह के एक स्ट्रक्चरल ढांचा बेसिकली उसको कि सपोर्ट कैसे किया जाए फार्मर को अपना प्रोड्यूस को मार्केट करने के लिए, अपना प्रोड्यूस कैसे अच्छा हो सकता है, फोरकास्टिंग सिस्टम को स्ट्रेंथन करना है, उसके बारे में भी जिक्र काफी एप्लीकेशन भी हो रहा है एआई के थ्रू। तो ये तमाम एक ओवरऑल एक स्ट्रक्चरल ढांचा टू सपोर्ट एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर। आई मस्ट अलाइड सेक्टर में स्ट्रेस कर रहा हूँ क्योंकि सरकार का फोकस है डेयरी फार्मर्स और जो मछली पालन और जो अलाइड सेक्टर है पोल्ट्री, तो उसको भी कैसे बढ़ाया दिया जाए। तो तो ओवरऑल एक फोकस है तो एग्रीकल्चर सेक्टर रहेगा इसमें। जी बिल्कुल, और खासतौर से अनुज अगर हम बात करते हैं जो पहाड़ी क्षेत्र हैं, मैदानी क्षेत्र हैं, उसमें अलग अलग योजनाएं जाती हैं। हाल ही में जब आप भी लक्षद्वीप गए थे वहाँ भी आपने कवर किया था, क्योंकि जो खासतौर से सी फूड है उसकी मांग लगातार बढ़ रही है, उसमें हम अच्छा खासा प्रगति कर रहे हैं, और वहाँ के जो खासतौर से किसान हैं, मछुआरे हैं, उनको भी काफ़ी लाभ मिला है। देखिए, सबसे बड़ी बात यही है क्योंकि देश की जो भौगोलिक स्थितियां हैं वो अलग अलग हैं। बहुत सही सवाल आपने उठाया। पूर्वोत्तर भारत के अंदर जाएं, जिस तरीके से नेचुरल और ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा मिला, वहां पर पूर्वोत्तर भारत ने एक बहुत बड़ा उदाहरण पेश करके दिया। दक्षिण भारत के अंदर मछली पालन को जिस तरीके से मछुआरों के लिए योजनाएं लाई गई, उनको ऋण देने की जो योजनाएं लाई गई हैं, मछली पालन में जो है लगातार वृद्धि हुई है, सरकार उसके लगातार आंकड़े देती रहती है। लेकिन एक सबसे बड़ी बात यही है जिसकी तरफ गौर पिछले सालों में सरकारों ने किया है, उत्पादन को बढ़ाना तो एक बहुत बड़ा लक्ष्य जो है सरकार का रहता है, और उत्पादन लगातार बढ़ा भी है। लेकिन उस उत्पादन को बचा के रखना, फसल की बर्बादी ज्यादा होती है जो फसल का उत्पादन होता है, क्योंकि भंडारण की समुचित व्यवस्थाएं देश के अंदर नहीं थी। पहली बार मोदी सरकार ने भंडारण की व्यवस्थाओं को बढ़ाने के लिए अलग से बजट रखा, वेयर हाउसिंग सेक्टर को बढ़ाने के लिए अलग से योजनाएं चलाई गई हैं। देखिए, जब किसी किसान की सब्जी का उत्पादन होता है या फलों का उत्पादन होता है तो उसको ट्रांसपोर्ट करने की व्यवस्थाओं को लगातार बढ़ाया गया ताकि वो समय से जो है फ्रेश तरीके से जो है मार्केट के अंदर पहुंचे। हमने इससे पहले देखा कि मार्केट में पहुंचने से पहले कितनी फसल बर्बाद होती थी, तो उसको रोकना ये एक बड़ी चुनौती थी, और मुझे लगता है कि सरकार इसमें सफल हुई है और वेयर हाउसिंग को लगातार जो है बढ़ावा दिया जा रहा है। इस बजट के अंदर भंडारण की क्षमताओं को बढ़ाने के लिए हो सकता है कि एक अच्छा खासा बजट फिर से दिया जाए। जी बिल्कुल। और संदीप जी, एक आखिरी सवाल आपसे लेना चाहूंगा, और कुछ खास ऐसा संकेत जो आपको नजर आ रहा हो हमारे किसानों के हित में और जो अर्थव्यवस्था से जुड़ा रहा है? अर्थव्यवस्था से जुड़ा है एसेंशियली जो पहले बताया, बहुत सारे किसान भी उम्मीद लगा कर बैठे कि पीएम किसान का जो उसको बढ़ाने का प्रबंध है, आई थिंक उसको एक्टिव कंसिडर है। आई थिंक देखने की जरूरत है कि बजट में अनाउंस करेंगे या फिर उनका इलेक्शन आने वाले मैनिफेस्टो में आएगा, बट उसको बढ़ाने का प्रबंध है कि बहुत सारी जगह में डिमांड है कि 6000 से बढ़ाकर कुछ 8 से 10,000 किया जाए, और सपोर्ट, डायरेक्ट सपोर्ट। ये आपको एक आंकड़ा बता दूं कि जब से ये लॉन्च हुआ है पीएम किसान, करीब 2.8 लाख करोड़ करोड़ तक ट्रांसफर हो चुका है किसानों को। इतना तो 3 लाख करोड़ तक इस फरवरी का जो इंस्टॉलमेंट आएगा, 16 इंस्टॉलमेंट 3 लाख करोड़ तक ट्रांसफर होगा। वो एक डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर होने की संभावना है। जी, यानी एक बड़ा आंकड़ा है जिसके जरिए किसानों को लगातार हम कह सकते हैं कि कोशिश है कि कैसे उनको आर्थिक मदद जो है वो दी जा सके, और सरकार लगातार इसमें अग्रसर है, प्रयासरत है। फिलहाल आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।
तो जाना आपने किस तरीके से कृषि बजट की जब हम बात करते हैं उसमें भी इजाफा हो रहा है और बजट की जो उम्मीदें हैं वो भी लगातार बनी हुई हैं। वहीं एक और अच्छी खबर हमारी खास तौर से अगर बात करते हैं आर्थिक स्थिति को देखते हुए, भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम 1 फरवरी से तत्काल